हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेनिंजाइटिस पर। मेनिंजाइटिस क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके कॉजेज हैं और इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, इसको कैसे हम लोग डायग्नोज करते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है और इससे हम लोग अपना बचाव कैसे करेंगे, क्या इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह आहूजा, मेडिकल डायरेक्टर आहूजा मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर कानपुर से। आइए जाने मेनिंजाइटिस क्या है। मेनिंजाइटिस एक्चुअली इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजीज को कहते हैं। मेनिंजीज क्या होती हैं? हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड दोनों चीज़ें हमारी 3 लेयर से कवर्ड हैं और प्रोटेक्टेड हैं। 3 लेयर्स किस चीज़ की? ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। इन तीनों लेयर्स से हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है। इन तीनों लेयर्स को टुगेदर हम लोग कहते हैं मेनिंजीज। और जब इस मेनिंजीज में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस एक बहुत सीरियस मेडिकल डिजीज है। देखा गया है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस जो है वो वायरल मेनिंजाइटिस है, जबकि मोस्ट कॉमन कॉज है, लेकिन इसमें मोर्टेलिटी काफ़ी कम है लकीली। दूसरा कॉमन कॉज मेनिंजाइटिस का है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तीसरा फंगल या फिर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ज़्यादातर फंगल और ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हमारे इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट्स में, जिनकी इम्यूनिटी वीक हो, उसमें देखने को मिलती है। मेनिंजाइटिस होता क्यों है? एक्चुअली जो पैथोजेंस होते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स हैं, ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी रूट या जीआई ट्रैक्ट के थ्रू, और हमारी बॉडी में म्यूकोजल सरफेस में या नेजोफेरिंग्स में जाके कोलोनाइज कर जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और वहाँ से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करते हैं और हमारे मेनिंजीज में इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। किन लोगों को मेनिंजाइटिस होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, मतलब रिस्क फैक्टर्स फॉर मेनिंजाइटिस? जिस किसी की इम्यूनिटी बहुत पुअर हो, ओल्ड एज, यंग एडल्ट्स, यंग चिल्ड्रन, या फिर जिनको क्रॉनिक कोई डिजीज चल रही हो, क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, डायबिटिक्स और कैंसर के पेशेंट्स, HIV के पेशेंट्स, ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक हो और जिनका लिविंग बहुत पुअर हो, पुअर लाइफस्टाइल हो, ओवर क्राउडेड जगह में रहते हो, हाइजीन मेंटेन ना करते हो, ऐसे लोगों को मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आई बात मेनिंजाइटिस के क्या सिम्टम्स हैं, कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे कि क्या मेनिंजाइटिस है कि नहीं है। मेनिंजाइटिस के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स हैं: हाई ग्रेड फीवर, फीवर बहुत हाई ग्रेड रहता है। दूसरा सीवियर हेडेक, ऐसे लोगों में सर में दर्द बहुत बहुत भयंकर होता है। थर्ड, नेक स्टिफनेस, पेशेंट को अगर हम लोग कहते हैं नेक नीचे ऊपर करो या साइड्स में करो तो पेशेंट को बहुत पेन होता है, नेक में टाइटनेस रहती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, डलनेस या फिर ड्राउजी, पेशेंट को थोड़ा सा इसमें बेहोशी जैसी हालत लगती है। अगर इसमें से कोई भी ऐसे चारों सिम्टम्स अगर देखने को मिले तो ये कंफर्म समझिए कि 80 to 90% ये केस मेनिंजाइटिस का है। 1-2 सिम्टम्स और इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। फोटोफोबिया, कई बार मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स को लाइट से एलर्जी होती है तो वो डार्क प्लेसेस चूज करते हैं। और फोनोफोबिया, उनको साउंड से भी प्रॉब्लम होती है तो वो चाहते हैं हमारी शांत जगह हम रहें और डार्क जगह रहें, जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स तो 4 ही हैं: हाई ग्रेड फीवर, सीवियर हेडेक, नेक स्टिफनेस और ऑल्टर्ड सेंसोरियम। अब आई बात, हमने मेनिंजाइटिस तो पहचान लिया, अब उसको डायग्नोज कंफर्म कैसे करेंगे। डायग्नोज मेनिंजाइटिस करने के लिए 3 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली चीज हिस्ट्री, पेशेंट की एज क्या है, उसका काम क्या है, उसका इम्यून स्टेटस क्या है, उसको कोई चोट तो नहीं लगी है, या फिर उसको कोई लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम रहती हो, फीवर रहता हो, हेडेक रहता हो, ऐसी हिस्ट्री हम लोग को कलेक्ट करनी है पेशेंट से या फिर उसके अटेंडेंट से। दूसरी चीज़ होती है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं पेशेंट की नेक में स्टिफनेस या टाइटनेस है कि नहीं है। पेशेंट को हम लोग गर्दन झुकाने को और साइड्स में घुमाने को कहते हैं। अगर पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही हो तो नेक स्टिफनेस है। दूसरी चीज़, उसका फीवर चेक करते हैं अगर हाई ग्रेड है कि नहीं है। तीसरी चीज़,
कई बार ऐसे पेशेंट्स में हम लोग को रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साइंस मिलते हैं। ज़्यादातर जिस पेशेंट में कोई ब्रेन में कोई ट्यूमर हो, एब्सेस हो या कोई मास लीजन हो, तो ऐसे में हम लोग को रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साइंस मिलते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग को पहले उसका सीटी या एमआरआई प्लान करना चाहिए, उसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। थर्ड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मेनिंजाइटिस। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है CSF एनालिसिस, मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन। ये हम लोग ज़्यादातर लंबर पंक्चर के थ्रू CSF पेशेंट का कलेक्ट करते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं। उसमें क्या क्या देखते हैं, सेल टाइप, कौन से सेल हैं, उनका सेल का काउंट क्या है, प्रोटीन लेवल क्या है, ग्लूकोज लेवल क्या है, कल्चर करते हैं हम लोग CSF का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट PCR और कल्चर से पता लग जाता है किस चीज़ का इन्फेक्शन है और किस टाइप का बैक्टीरिया या वायरस है। तो उससे हम लोग की मैनेजमेंट में डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है, कौन सा टाइप का वायरस है। एक बार हमने मेनिंजाइटिस डायग्नोज कर लिया तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट डिपेंड करती है दो मेन चीज़ों पे, किस टाइप का मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरियल है कि वायरल है कि फंगल है कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है। दूसरा, सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट, कितना सीवियर उसका प्रेजेंटेशन है। तो अगर पेशेंट हमारा आता है, कॉमन है, अगर कोई भी मेनिंजाइटिस का पेशेंट आता है हमारे पास, अगर वो अनकॉन्शियस है, अगर अपना वो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मेंटेन नहीं कर सकता, तो हम लोग को तुरंत उसको इंट्यूबेट करके मैकेनिकल वेंटिलेशन करना पड़ता है। दूसरे सपोर्टिव केयर जो होते हैं, IV फ्लूइड्स, ऑक्सीजन थेरेपी, डिपेंड करता है पेशेंट की रिक्वायरमेंट के पे। और कई बार इसमें स्टेरॉइड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बैक्टीरियल या फिर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस पे। इससे क्या होता है, स्टेरॉइड से ब्रेन की स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। हम लोग ज़्यादातर इसको 2 to 4 वीक्स तक देते हैं और टेपरिंग डोज में करते हैं। अगर पेशेंट हमारा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का है तो हम लोग CSF तो निकाल लेते हैं पेशेंट का, लेकिन उसकी रिपोर्ट का वेट नहीं करते हैं। रिपोर्ट आती है 1 से 2 घंटे में, हम लोग उसको एम्पेरिकल एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या पेशेंट की एज है, कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसके हिसाब से उसकी एम्पेरिकल एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ईच एंड एवरी मिनट काउंट करता है मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट में। उसको हम लोग लेट नहीं कर सकते ट्रीटमेंट में, क्योंकि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, सिमिलरली अगर वायरल मेनिंजाइटिस है तो उसमें हम लोग एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, एसाइक्लोविर। अगर फंगल मेनिंजाइटिस है तो एम्फोटेरिसिन B देते हैं। अगर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है तो ATT ड्रग्स देते हैं। बाकी सिम्टोमेटिक सपोर्टिव केयर सबका सेम रहता है। अब आई बात, एक बार हमने पेशेंट को मैनेज कर लिया तो क्या इसकी प्रोग्नोसिस है। वायरल मेनिंजाइटिस सबसे कॉमन टाइप का मेनिंजाइटिस है, लेकिन इसकी प्रोग्नोसिस बेटर है। लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस भी कॉमन है, लेकिन इसकी प्रोग्नोसिस पुअर है। अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट देने के बाद भी देखा गया है कि 20% पेशेंट्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के एक्सपायर कर जाते हैं। और अगर हम लोग मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पेशेंट सेप्टिसीमिया में जा सकता है, सेप्टिक शॉक में जा सकता है, उसको ब्रेन इंजरी हो सकती है, हियरिंग लॉस हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो अगर मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये समझ के चलिए कि 70 to 80% पेशेंट्स हमारे एक्सपायर कर सकते हैं। अब आई बात, ये सब तो मैनेजमेंट के बारे में हो गया। इससे हम लोग अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, क्या इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को जाननी चाहिए। क्योंकि मेनिंजाइटिस देखा गया है कि ज़्यादातर उनको होती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो। तो पहली चीज़, हमारा इम्यून सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग रखना है। कैसे? अगर हमने अपना हेल्दी डाइट रखी, अच्छा खाना खाया, उससे हमारा इम्यून सिस्टम बेटर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। 30 मिनट्स की अगर हम एक्सरसाइज पर डे करते हैं, एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी की, तो इससे भी इम्यून सिस्टम हमारा बेटर होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट, गुड स्लीप। रात को हम लोग को 7 आवर्स की स्लीप करनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हमने फॉलो करी तो डेफिनेटली हमारा इम्यून सिस्टम बेटर रहता है। सेकंड इंपॉर्टेंट, हमें अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए।
अपने प्रॉपर रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, या फिर किसी पेशेंट को खांसी जुकाम है, वायरल इलनेस है, तो हम लोग उससे बचना चाहिए, क्लोज कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, अपने यूटेंसिल्स या फूड या ड्रिंक्स शेयर नहीं करनी चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो हमारा मेनिंजाइटिस है ये या तो वायरल इन्फेक्शन से कॉमन होता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो देखा गया है वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वायरल में एच इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसके अगेंस्ट हमारा वैक्सीनेशन होता है। अगर ये कराते हैं तो हमारा 40 to 50% चांसेस मेनिंजाइटिस का, वायरल मेनिंजाइटिस का कम हो सकता है। सिमिलरली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में एक हमारा मेनिंगोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, जिससे भी मेनिंजाइटिस होता है। इनकी भी वैक्सीन्स आती हैं। अगर हमने इनकी वैक्सीन्स लगा ली, अगेन 40 to 50% चांसेस हैं कि हमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो ये सब था हमारा। अगर हमने गुड हाइजीन मेंटेन करी, अपना इम्यून सिस्टम बेटर रखा और वैक्सीनेशन कराया, तो हम 60 to 70% अपने आप को बचा सकते हैं मेनिंजाइटिस के थ्रू। तो ये सब था हमारा मेनिंजाइटिस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को याद रखनी चाहिए, अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर है, सीवियर हेडेक के साथ और नेक स्टिफनेस के साथ, अगर उसको हल्का सा भी ऑल्टर्ड सेंसोरियम या डलनेस आ रही हो, तो उसको नॉर्मल फीवर ना समझें, हो सकता है ये मेनिंजाइटिस हो। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू।